बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। खबरों से आगाज़ करेंगे, 11 बजे आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे, हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। हमने टॉप स्टोरी से आगाज़ करने जी आज की खबरों की तरफ मैं आऊँगी जी। पहली खबर हमारे पास क्या है जी, लाहौर में टेलीमेडिसिन पायलट प्रोजेक्ट लाने का फैसला किया गया है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास की तफसीलात प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तफरीह के शौकीन लाहौरियों के लिए खुशखबरी क्या है, प्रोग्राम में आपको बताएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, नए प्रोजेक्ट से मुतल्लिक अहम फैसले। और वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहती हैं सूबों में 90 अहम प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। वेलकम बैक। हमारे साथ इमरान यूनुस और दुरे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है आप लोग? अल्लाह का शुक्र जी। चलिए जी, अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। अगर कभी गला खराब हो और अगर कभी ठीक हो, हाँ, मेरा महीने से प्रॉब्लम है आपके, अगर कभी गला हाँ, ठीक हो जाए तो टेलीमेडिसिन की सर्विसेज आप भी हासिल कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन बेसिकली आई थिंक इसका आगाज किया गया था कोविड में। सो एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको शुरू किया गया था। अच्छी चीज़ है, अगर आप इसका दायरा कार बढ़ा देंगे इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। 15 दिसंबर की डेडलाइन दे दी गई है, यानी आप घर बैठे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मशवरा ले सकते हैं। वो जो सेल्फ मेडिकेशन वाला रिवाज है ना कि अच्छा बच्चे को खांसी आ रही है तो एक सिरप दे दे, उससे नहीं फर्क पड़ा तो एंटीबायोटिक एक दो, पता आपने कौन से स्टार्ट करने आप वो कर दें, बड़ों में बच्चों में। अच्छा, अब इससे ये होगा कि आप खुद से नहीं करेंगे, डॉक्टर से फ़ोन पे मशवरा लेके, ये मुफ्त होगा वैसे बाय द वे। अच्छा जी, देखिए मैं पहले तो ये बता दूंगी, जिस तरह आपने बताया कि कोविड में शुरू हुआ था, मुझे अच्छे से याद है कि जब ये टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ था, ये फातिमा जना मेडिकल कॉलेज की जानिब से शुरू किया गया था और इसकी इनाग्रेशन पे मैं ही था और इसकी कवरेज जो है वो मैंने की थी। उस वक्त मैंने इसका सारा तकरीबन मैंने वहाँ पर कोई 3 से 4 घंटे वहाँ पर गुजारे थे और मैंने देखा था कैसा और बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा था उसमें। स्पेशली देखें, आप अगर 100 पेशेंट को लेना तो 100 पेशेंट का आप इलाज मुआवजे के हवाले से अगर उससे बात करेंगे ना, तो उसमें से जो 60% होंगे उनको इलाज मुआवजे के लिए आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ फ़ोन पे उनकी बीमारी जो है वो डायग्नोज करके या उसको फिर रेफर कर दिया जाता है कि आप ये मेडिसिन जो है तसल्ली हो जाती है। बाकी तो वो चीज़ें हैं कि आपको ऑब्वियसली चेकअप जो है वो जाके करवाना पड़ता है, वो एक्सेप्शनल केसेस है, मतलब कोई दिल का अमराज या कोई और मसला है, ज़च्चगी के मसाइल है या कुछ और है, अनटिल अनलेस जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तब तक नहीं होंगे। लेकिन जिस तरह दुरे नियाब ने कहा है कि अगर गला ठीक हो तो जैसी हमारी आबोहवा हो चुकी है, आजकल वाले जो वबाई अमराज है ना कि आप टेलीफोन, नज़ला, जुकाम, खांसी, जिस्म में दर्द, बैकबोन में दर्द, ये तमाम चीज़ें अब ऐसे पेशेंट ज़्यादा हो गए हैं और इनके लिए ये जो टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट है ये बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि एक तो ये फ्री है, ठीक है, आपको सिर्फ कॉल के पैसे जो हैं वो पड़ते हैं और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपके जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है, जो लोग वैसे आ जाते हैं, पर्ची लेते हैं, फिर चेक करवाते हैं, डॉक्टर जो है उनको लिख देते हैं। ऑब्वियसली स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही होते हैं और ये 12 घंटे जो है वो डॉक्टर अवेलेबल होंगे, लेकिन वो शिफ्टों में होते हैं। जब मैंने ये फातिमा जना मेडिकल कॉलेज में जब ये स्टार्ट हुआ था तो तब 3-3 घंटे की शिफ्ट थी, डॉक्टर्स थी। और जो ये वज़ीर हेल्थ साहब ने कल इजलास किया, और मुझे एक और चीज़ इसमें बहुत अच्छी लगी है कि इस टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट से आपके जो भी बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनको अलाइन कर दिया जाएगा, फिर आपके जो करीब और सेहत के मराकज़ हैं उनको अलाइन कर दिया जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है अगर ये फिजिबल हो जाए तो। अच्छा, तो वो 5-5 हज़ार रुपए फीस वाले डॉक्टर क्या करेंगे? हाँ, ये देखें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपको याद होगा कि मैंने आपके ही प्रोग्राम में देखा था, एक डॉक्टर साहिबा आई थी गुलाब देवी चेस्ट हॉस्पिटल के, जिन्होंने इनिशिएट किया था, डॉक्टर उमेरा जी, और उनका ये प्रोजेक्ट था, वो पायनियर थी, उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से को टेकअप किया था टेलीमेडिसिन का, वीडियो लिंक्स और हर चीज़ का कोरोना के दौर में, और यहाँ पे उन्होंने बड़ा अच्छा ब्रीफ भी किया था। अच्छा, अगर उस वक्त से लेके आज तक इसको कंटिन्यू किया जाता तो ये 5,000, 10,000, 2,000, 3,000 वाले वैसे बेचारे जो डॉक्टर्स है ना, उनके क्लिनिक्स को ताले लग जाने थे, नंबर 1। क्योंकि
वो टाइम देते हैं आपको हार्डली 2 से 3 मिनट, ऐसे ही है, इंतजार कराते हैं आपको 2-2 घंटे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइनें इतनी लंबी होती हैं, आपको मुझे सब कुछ सिफारिशें आ रही होती हैं कि जी डॉक्टर से टाइम ले दें। कोई आपके प्रोग्राम में वेल नोन डॉक्टर आ जाएगा ना, लोग आपको कॉल करना शुरू कर ऐसे देंगे। ही है। मामूली से मामूली ऐसे डॉक्टर ही। 4 से 5,000 फीस है आराम उसकी। से लेते हैं ऐसे ही जी है। डॉक्टर्स। और उसके बाद जो इंतजार होता है, लाइनें लगी होती हैं, फिर बीच में प्रोटोकॉल वाले लोग आ जाते हैं, फिर बीच में सिफारिशी आ जाते हैं, तो जो लाइनों में बैठे होते हैं वो बेचारे और कुड़ते रहते हैं। तो एक तो इस चीज़ से आसानी मिलेगी। फिर बात ये है कि जो अपने क्रॉनिक डिजीजेज हैं वो तो एक तरफ है, क्योंकि उसमें आपको डॉक्टर ने डिस्क्राइब करना है टेस्ट, फिर टेस्ट देखने हैं, और ये चीज़ें फिजिकली इंटरेक्शन के बगैर आराम से हो सकती हैं। कि अगर वो कह रहे हैं कि आपको ये सिम्टम्स है, ठीक है आप एक टेस्ट करवाएं और फिर आप दोबारा रब्ता करें। आप फिर वो टेस्ट की तमाम सारी तफसीलात दोबारा बताते हैं। फिर डॉक्टर अगर आपको कहता है कि मैं आपको फिजिकली देखूंगा, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें बाज़ डॉक्टर जो हैं वो फील करते हैं, लाइक आपके एब्डोमिनल पेट की दूसरी, तो वो उसको चेक करते हैं कि क्या हालात हैं, कोई टाइटनेस है, कोई हार्डनेस है, किसी जगह कोई गिल्टी, कोई ट्यूमर, कोई चीज़ तो नहीं बन रही। वो उन चीज़ों में तो कंडीशन है ना, रेयर कंडीशन होता है ना, लेकिन रूटीन के जो हम जिन इमराज की बात करें, नज़ला, वो 100 में से 10 लोग हाँ। होंगे। 90% लोगों को घर बैठे आप ये बड़ी सहूलत देने जा रहे हैं। और फिर यही बात है कि अगर आपने डेडिकेशन टीम ना लगाई, जिनकी ड्यूटियां अगर फिर उन्होंने बाद में ओपीडीज करनी है, अस्पतालों में जाना है, वहां जाके दोबारा, तो फिर उन बेचारों ने कहाँ तवज्जो देनी है, ऐसे ही है। उनके ऊपर इतना बर्डन डालें। ये डेडिकेशन होनी चाहिए। जिसने 8-10 घंटे ड्यूटी की उसके बाद वो ईजी है, उसने कुछ नहीं करना। कॉलें सुननी है, कॉल सुन के लोगों को जो है ना पूरा इन्हमाक के साथ, तवज्जो के साथ। बट अब सवाल ये है दुरे नायाब, अब अगर मैं लेट्स सपोज कॉल करती हूँ, जब तक तफसीली में डॉक्टर से बात ना कर लूँ, डॉक्टर तफसील से, अच्छा इस पे व्हाट्सएप वीडियो कॉल वाली ऑप्शन भी दी जा रही है? होनी चाहिए, होनी चाहिए, और क्योंकि- बिल्कुल होगी। हाँ। क्योंकि सब होती है, कुछ ये केसेस होती होती है। है। अच्छा, अब तसल्ली से अगर कोई डॉक्टर बात, अगर जल्दी जल्दी में आपको मेडिसिन नहीं बताई और नहीं, कॉल जो है ना, कॉल Recorded होगी। मैं आपको ये बता सही दूं, कह रहे बिल्कुल ये दुरे ने आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि उसमें इसको मॉनिटर भी किया जाता है कि जो कॉल आई है पेशेंट की, उसका सारा डाटा लिया जाता ये है, अच्छी फिर चीज़ वो है। कॉल चली कितनी देर है। नॉर्मली मैंने कॉल्स देखी हैं 4 से 5 मिनट भी चलती हैं। और जब तक, आपने सही बात की कि जब तक पेशेंट सही तरह ब्रीफ नहीं कर पाता या डॉक्टर से सारी चीजें डिस्कस नहीं कर लेता, वो सेटिस्फाई नहीं कुछ होता। मेरे जैसे वहमी लोग भी और होते हैं ना, 4 से मैंने बहुत सारी 5 चीजें पूछी नॉर्मली होती 4 से 5 मिनट की कॉल। लेकिन टेली मेडिसिन जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था फातिमा जनाब मेडिकल, वहां पर उन्होंने तकरीबन 10 मिनट रखे होते थे कि 10 मिनट हमने एक पेशेंट को कॉल पे देने ही अच्छा। हैं। अब चाहे Enough है। उसकी बात 3 मिनट घर में की खत्म बातें हो तो जाए, discuss कर सकते 4 हैं। मिनट में हो जाए, लेकिन वो पेशेंट को नहीं बताते कि तुम्हारे पास 10 मिनट है। वो उसको सुनते हैं और मेरे ख्याल से ये इनफ टाइम होता है कि आप ऑन कॉल 10 मिनट में, फिर आपकी वो चीज रिकॉर्ड भी होती है और फिर ये उसमें तमाम feedback कॉल्स option भी रिकॉर्ड भी होती हैं। फिर अगर जरूरत पड़ती है तो व्हाट्सएप नंबर के जरिए उसको वीडियो कॉल पे भी लिया जाता है। इसका डेमो भी मैंने देखा हुआ है। चलें जी, बहुत अच्छी चीज़ है जी। और घर घर सहूलियात अगर पहुंच जाएंगी, क्लिनिक ऑन व्हील से ये अगला कदम उठाया गया, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हो जाएगा। लेकिन जो हमारे शहरियों को आदत है, हमारे लोगों को ये आदत है कि हमने इंजेक्शन जरूर लगवाना है। अच्छा, वैसे ना अब मुझे तो ये बड़ा एक्सपीरियंस हुआ मोस्टली डॉक्टर्स ने ना ये ट्रेंड भी कम कर दिया। नहीं तसल्ली लोगों को प्राइवेट होती है। हॉस्पिटल जो है ना, अभी भी ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं महंगे जहां पर आप कोई भी बीमारी लेकर जाएं, वो सबसे पहले आपको ड्रिप लगाएंगे ऐसे ही कि है, भाई आपको ड्रिप लगेगी। आपको डेंगू हुआ है तो ड्रिप लग फिर रही आपके है, टाइफाइड हुआ है तो ड्रिप लग आपके रही है। अटेंडेंट को कुछ इंजेक्शन मेडिसिन लिख के बाहर भेज देंगे कि जाए वो जाके सामने मेडिकल स्टोर से या किसी जगह से जाके ले आएं। ऐसे ही है, तो बिल्कुल ये ऐसे ही। फिजिकल ट्रेंड खत्म करना पड़ेगा ना, बिल्कुल गैर ऐसे ही। जरूरी अद्वियात का। अब पूरी दुनिया में ये हो रहा है जी। अच्छा जी, नर्सिंग तालिबात का महाना वजीफा, मुफ्त हॉस्टल की सहूलत खत्म। 45 सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में 3100 सीटों पर दाखिले होंगे। तमाम तालीमी और रिहायशी अखराजात तालिबात खुद बर्दाश्त करेंगी। दुरे नायाब, पूरी दुनिया में नर्सिंग स्टाफ को जितनी अहमियत दी जा रही है ना, मैं तो रोज देखता हूँ। मैंने कोविड के टाइम पे देखा और मैं यकीन माने सल्यूट पेश इस करने वक्त लगी। दुनिया में सबसे आसान और जल्द इमिग्रेशन अगर किसी की है तो वो नर्सिंग स्टाफ की है। उसके अलावा मतलब कि हाईली क्वालिफाइड लोग भी हों तो वो भी क्यूज में लगे हुए। नर्सिंग स्टाफ एक ऐसा है, वो चाहे दुनिया में कहीं चले जाएं, वो अमेरिका चले जाएं, वो यूके चले जाएं, वो डेनमार्क, नॉर्वे, जिधर भी चले जाएं, टफेस्ट कंट्री भी उनको एक्सेप्ट करती हैं और फौरी तौर पे उनको रजिस्टर्ड करके जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है उनको अपने अंदर एनरोल करके इमिग्रेट करवा लेती है। मसला ये है हमारे यहाँ कि हमने अब हर चीज़ का हल निकाल लिया, प्राइवेटाइजेशन करते हैं। और ये जो इकदाम है ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने का एक अमली इकदाम बिल्कुल है ऐसे कि जी आप अब एक जो पहले आपने प्राइमरी शोबा किया, जो डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में आपने देखा करोड़ रुपए फीस जो ऐसे दे ही के प्राइवेट कॉलेजेस में डॉक्टर बन रहे हैं। बिल्कुल। अब एक गरीब बच्चा है
एक गरीब बच्ची है, वो गांव से आती है, आके वो नर्सिंग वाले मुश्किल और टफेस्ट किस्म के प्रोफेशन को चूज करती है। 12-12 घंटे, 18-18 घंटे, 24-24 घंटे की शिफ्टें करने की कैपेबिलिटी उनके अंदर पैदा की जाती है। और अगर वो अपने घर जाएं 24 घंटे की शिफ्ट खत्म करके, तो उनके पास आना जाना रहना हैसल कितनी होती है। ये हॉस्टल की फैसिलिटी सिर्फ इसलिए दी गई थी कि जब नर्सिंग स्टाफ होता है, कोई पैंडेमिक आता है, कोई चीज़ आती है, आपकी 24-24 घंटे ड्यूटी होती है, और फिर आपको जो 4-5-6 घंटे सोने का टाइम मिलता है, वो फौरन पीछे हॉस्टल में जाके, हॉस्पिटल से निकलकर पीछे हॉस्पिटल में जाके अपना वो हॉस्टल में जाके सो लेते हैं और वापस दोबारा आते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट जो था ना, ये ऐसा कंपल्सरी कॉन्सेप्ट था जिसमें इनको रिलीफ देना लाजमी है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के 24 घंटे भी तो आपको दे रहे हैं ना, एक साइकिल दे रहे हैं कि जी हम काम करने को तैयार हैं, बदले में हमें क्या मिल रहा है। तो ये बड़ी नाइंसाफी वाली बात है, मैं इसके हक में नहीं हूं। मुझे याद आ रहा है सीएम साहिबा ने सेफ सिटी जब विजिट किया तो उन्होंने वहां पर हॉस्टल की सहूलत दी। एग्जैक्टली, वहां पर खवातीन को काम करते हुए देख के कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से ये देखें, आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल में चले जाएं, बड़ा खूबसूरत पीछे उनका नर्सिंग हॉस्टल है, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, खूबसूरत नर्सिंग हॉस्टल्स हैं। अच्छा, मैं ना क्योंकि खुद भी 2 दफा सी सेक्शन हुआ तो हॉस्पिटल एडमिट रहने का इत्तेफाक हुआ 2 दिन मुसलसल, तो यकीन माने ऐसे ऐसे पेशेंट होते हैं बार बार आवाजें दे रहे होते हैं, अब क्योंकि पेशेंट की हालत होता है ना, हाँ, लवाहिकीन भी पैनिक हो जाते हैं। तो आप ये देखें कि ये वाकई जितनी नर्सेज हैं ये 1 मिनट में अवेलेबल होती हैं, हर टाइम बार बार आपके पेशेंट की केयर ये कर रही होती हैं। सो जो इनकी खिदमत है, डॉक्टर तो आते हैं ड्यूटी पे चेकअप करके चले जाते हैं, मुसलसल आपकी केयर, अगर आप 24 घंटे भी एडमिट है ना तो आपकी नर्स और आपने कितना बचाया होगा, मतलब कि इमरान इन्होंने कितना बचा लिया होगा। एक हॉस्टल के इर्स, आप एक हॉस्टल के कमरे में 4 नर्सिंग का वो अकोमोडेशन होती है, आपने 2000 रुपए पर हेड बचा लिए होंगे मिसाल के तौर पर। नहीं, आपको मजीद सहूलियात देनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिसमें मैं कल एक दोस्त से बात कर रहा था, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में गया था, मैंने पूछा कि यहाँ कितने ग्रेजुएट्स होते हैं हर 4 माह बाद, 4 से 5 माह बाद कितने ग्रेजुएट्स निकलते हैं। उन्होंने कहा जी 20 से 22 हज़ार इंजीनियर निकलता है यूईटी से, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा इतना इंजीनियर हम यहाँ पर कहाँ एडजस्ट करती है गवर्नमेंट, नजर ही नहीं आ रहा। तो जो वहाँ के करता धरता थे उन्होंने कहा सर इनमें से जो 20,000 ग्रेजुएट हम बता रहे हैं ना, इनमें से 20,000 जो है ना वो अप्लाई करता है। उनकी किस्मत अच्छी जो चले जाते हैं, उनकी किस्मत बुरी जो यहाँ रह जाते हैं। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब जैसे हमने ये कहा, दुरनया बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो इमिग्रेशन जो सबसे आसान है वो नर्सिंग के लिए है, ठीक है। तो क्या ये नर्सिस को नहीं पता होगा, चाहे वो मेल है या फीमेल स्टाफ है, तो ये यही करते हैं। फिर होगा क्या कि जब उन्हें ये पता है कि भाई हमने अपने तालीमी खर्चात, हमने अपने खाने पीने के, रिहाइश के, हॉस्टल के सारे खर्चात खुद बर्दाश्त करने हैं, तो जब हमारे हाथ में डिग्री आ जाएगी तो फिर हम पाकिस्तान में क्यों रहें, हम वहाँ क्यों ना जाए जहाँ पर कम वक्त दे के हमें लाखों रुपया मिल सकता है। तो फिर वो यही करेंगे कि सारा आप कहते हैं कि जी हमारा सारा ब्रेन बाहर चला जाता है। वो क्यों जाता है? इसी वजह से कि आप सहूलियात नहीं दे पाते। जो सहूलियात हैं वो भी खत्म करते जा रहे हैं। अभी भी आप यकीन जाने किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के बाहर आप शेख ज़ैद हो या सर्विसेज हॉस्पिटल हो, जना वहाँ खड़े हो जाए, आपको नजर आएगा कि डॉक्टर्स बाहर निकल रहे हैं। यंग डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो बेचारे काम करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ हाउस जॉब कर रहे हैं, वो बाहर निकलते हैं। बेशतर डॉक्टर जो है बेचारे हाथ दे रहे होते हैं या चिंची रिक्शा को या ऑटो को, उसमें बैठ के वो जा रहे होते हैं। मुश्किल है ना, क्योंकि तो मतलब फिर ये लोग जब इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर ये क्यों नहीं जाएंगे, जब सहूलतें नहीं देंगे तो फिर यही होगा। और इसका बैकग्राउंड था, नर्सिंग जो तालबात थी उनको अट्रैक्ट करने का एक बैकग्राउंड था कि वो आए अपने घरों से, गाँव से, अपने शहरों से निकलें, आके बड़े शहरों के इन हॉस्टल्स में रहें और अपनी नर्सिंग की तालीम जारी रखें, साथ साथ अपना ये। और मैं फिर यही बात कर रहा हूँ कि इस मुल्क में ना कई निज़ाम चलते हैं। आपने तो एक नई मिसाल कर दी, ठीक है, कुछ और महकमों के जो हॉस्पिटल्स चल रहे हैं जिसमें जाहिर बात है कंटोनमेंट्स भी हैं, बाकी भी हैं, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज है पैरामेडिकल स्टाफ को, नर्सिंग को आज तक तो कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। नहीं, तो उनके पास क्या बजट बहुत खत्म हो गया। हॉस्टल की सहूलत खत्म नहीं की गई, उनका महाना वजीफा जो मिलता था वो भी खत्म कर दिया। नहीं जी, यहाँ पे मैं सीएम साहिबा से स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये बहुत मेहनती जो है सेक्टर होता है, यहाँ पे जितनी भी खवातीन है, अगर वो 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी कर रही हैं तो वो 12 घंटे समझे काम ही कर रही हैं। सो इनकी सहूलियात में मजीद इजाफा करना चाहिए, ना कि इनको जो सहूलियात दी गई उनको खत्म किया जाए। और उन्होंने हर शोबे में सहूलियत दी है, ऐसे ही वज़ीर आला ने हर शोबे में खवातीन के हवाले से तो खास तौर पे वी रियली अप्रिशिएट, तो इन सहूलियात को मजीद बहाल करना चाहिए जी। अदरवाइज जो दूर दराज से नर्सेज यहाँ पे काम कर रही थी उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। खबर ये है कि थीम पार्क बनेगा हरबंसपुरा में 40 करोड़ रुपए लागत से। पंजाब काबीना ने इसमें मंजूरी इसकी दे दी है। डायनो वैली बच्चों की तफरीह के लिए खुसूसी इंतजाम किया जाएगा। बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट लग रहा है। दुरे नायाब अच्छा, ये भी नया नहीं है, मैं इसलिए हंस रहा था बहुत कि ये भी ऐसा घूम रहा है ना। कभी ये कहते हैं कि शेखुपुरा और लाहौर के संगम में बनेगा थीम पार्क। सबसे पहले ये लाहौर और शेखुपुरा के संगम पे डिसाइड हुआ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, ये अब थोड़ा सा अंदर ले आएंगे, रावी रूडा, चूंकि प्लान हो रहा था कि रूडा में ले आते हैं। उन्होंने कहा नहीं, अब ये भी ठीक नहीं है, उधर एलडी सिटी बन रहा है कसूर वाली साइड पे ना, उधर ले जाते हैं। उधर ले गए। अब ये एक अंडे की तरह ना बिन पहले घूमी जा रहा है और कभी, अब शुक्र है कि इन्होंने फिर एक नई जगह डिसाइड कर ली है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब ये कर लें, क्योंकि जब लास्ट टाइम थीम पार्क बने थे और उस वक्त बड़ी इसमें आगे चले थे, तो सिंगापुर की कंपनियां, मलाइशियन कंपनियां, टर्किश कंपनियां, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया था कि चले जी आप हमसे तय करें, हम बनाते हैं। और इवन के बहुत बड़े बड़े ग्रुप जिनके दुनिया में इंटरनेशनल थीम पार्क चल रहे हैं, वो लोग आए कि जी ठीक है, आप हमें मौका दें, हम इसके अंदर ना सिर्फ थीम पार्क की जो तमाम पार्क्स होते हैं जिसमें वाटर पार्क है, स्पोर्ट्स पार्क है, अम्यूज़मेंट पार्क है, आपकी जो थ्रिल राइड्स वाले पार्क है, उसके साथ साथ शॉपिंग मॉल बनाएंगे, अंदर हम रेस्टोरेंट्स बनाएंगे, अंदर उसके आपके पूरा जो है रहने का, अगर कोई बाहर से आता है तो उसके लिए होटल का पूरा बंदोबस्त होगा। ये पूरा एक पैकेज होता है। ये नहीं होता कि सिर्फ आपने 4 झूले लगा दिए रेस कोर्स जिलानी पार्क की तरह, और वो भी आधे चल रहे हैं आधे नहीं चल रहे, बच्चे बैठे हैं तो 10 दिन बंद पड़े हैं। ये नहीं होता इसमें। तो जिस तरह मैं और इमरान एक दफ़ा डिज्नीलैंड जाने का हमें इत्तेफाक हुआ था फ्रांस में, तो वहाँ तो एक दुनिया आबाद थी। ऐसे ही उसके अंदर खाने पीने की चीज़ें, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें, और वो पार्क, एक पार्क उसके अंदर 3 या 4 पार्क थे। एक पार्क आप एक दिन में नहीं देख सकते। अच्छा, वो इतना बड़ा पार्क था, उसके लिए आपको 4 दिन 3 दिन मुकम्मल चाहिए। तो लोग वहाँ पे आते थे, वहाँ पे रहते थे, शहर से थोड़ा दूर था, उसके साथ रेस्टोरेंट की, होटल की सब फैसिलिटीज़ थी, आप वहाँ जाके रहते थे और उसके बाद आप पूरे पार्क को एंजॉय करके आते थे। अगर तो इस तरह की फैसिलिटी देंगे तो फिर तो नई बात है, फिर तो समझ आता है कि आपने कोई नई चीज़ 40 करोड़ बहुत कम है। 40 करोड़ में अब आपने जो एक मंजर खींच दिया, भाई 40 करोड़ में 40 राइड लगा देना। नहीं, अब आपने जो मंजर खींच दिया कि रहने की सहूलियात भी हो वहाँ पर, तमाम चीजें, मैंने वो मिसाल दी जिसमें इत्तेफाक से हम दोनों वहाँ पे रह के आए डिज्नीलैंड में। अगर ये 40 करोड़ में ना फिर यही बनेगा, एक छोटा सा पार्क बना देंगे, 40 झूले पार्क। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ, जिस तरह दुरे ने आप बात कर रहे हैं ना डिज्नीलैंड की, पूरी दुनिया में चाहे आप अमेरिका देख लें, यूके, यूरोप देख लें, होता क्या है कि जब भी कोई उन्होंने थीम पार्क बनाना होता है, कोई ऐसा कोई डिज्नी पार्क बनाना होता है, वो हमेशा शहर से बाहर और इतनी मुसाफत पे होता है कि आपको आधा घंटा, घंटा या 1.5 घंटा की मुसाफत तय करके वहां जाना पड़ता है। ठीक है, फिर ये चीज़ें जो है फिजिबल लगती हैं। हरबंसपुरा, अब आप यकीन जाने, हरबंसपुरा वैसे हम ये सोचे कि जी हरबंसपुरा थोड़ा शहर से बाहर है, ये है, वहाँ गुंजान, वहाँ पे खाली जगह है, वो नहीं भाई, अब तो हरबंसपुरे में पाँव रखने की जगह नहीं है। फिर आप क्या करेंगे कि आप फिर इस थीम पार्क को कहीं और लेकर जाएंगे। ये चीजें वहां पर अच्छी लगती हैं जहां पर आपके पास खुली स्पेस हो। ठीक है, स्पेशली लाहौर का सबसे बड़ा मसला जो है पार्किंग का है। ये ना हो कि थीम पार्क बने और गाड़ियां जो है फिर मेन रोड पे आई हो। अच्छा, अब हाँ बिल्कुल। अब अगर वजीर आला साहबा से मैं गुजारिश करता हूँ कि जब भी आपने शहरियों के लिए कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना हो या कोई भी काबीना में किसी प्रोजेक्ट की मंजूरी देनी हो, मैं ये नहीं कहता सिर्फ I2 से, किसी भी जर्नलिस्ट को, उस जर्नलिस्ट को जो आपके पे रोल पे ना हो, सरकार के पे या ब्यूरोक्रेसी के पे रोल पे ना हो, no. किसी जर्नलिस्ट को बुलाएं, वो फिर आपको हकायक बताए। अब मैं ये आपको बताता हूँ, दुरे नयाब साहब चूंकि LDA करते हैं, इनको शहर का चप्पा चप्पा पता है। ठीक है, मैंने फिशरीज, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट मैंने किया हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, क्योंकि इन्होंने, हाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, इन्होंने PHA भी किया हुआ है। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ, चले ठीक है जी, आपको ब्यूरोक्रेसी ने कह दिया कि जी थीम पार्क बनाए 40 करोड़ की लागत, मुझे ये बताएं कि आपने सफारी में नाइट सफारी शुरू करनी थी, उसका क्या बना? आपने जल्लो में नाइट सफारी शुरू करनी थी, उसका क्या बना? आपके पास जल्लो और दूसरी तरफ इधर आ जाए, ओ भाई आज तक आप इनको ऐसा नहीं कर पाए कि लोग इनकी तरफ मुतवज्जे में नए जानवर लाने, लोग उधर जाए। महदूद वसाइल है। आपने नाइट स्टे शुरू करने थे जल्लो में और सफारी में, क्या बना? कुछ नहीं बना। कोई वजूहात होती है ना, इनसे आप तो प्लान सवाल कर लेते करें, हैं, वो इंप्लीमेंट नहीं होता, क्या वसाइल महदूद होते हैं? वसाइल महदूद नहीं होते हो भाई, आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है ना, वो कभी भी अवामी फलाह के प्रोजेक्ट वो
मानती नहीं है। वो सिर्फ ये कहती है कि जी हम वजीर आला को नया प्रोजेक्ट दें, हमारी वाह वाह हो, और सॉरी टू से किक बैक्स जो हैं वो मिलती हैं और इन्होंने लेनी ही लेनी है। आपने जो सवाल किया ना उसमें हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी कि कोई बुरा ना मना जाए, तो मैं इसका जवाब ऐसा दूंगा, इतना अच्छा दूंगा कि यकीन करें उसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। आपने वसाइल की बात की, एक छोटा सा एरिया लेना है इन्होंने, ठीक है जी, रायविंड के करीब है, उसके लिए सरकार ने 3-4 दिनों के अंदर 45 अरब जारी कर दिए जी। 45 अरब जी कर दी उन्होंने कहा जी फौरी दें, ये बड़ा अर्जेंट मैटर है, और ये करके तो यहाँ थीम पार्क के लिए तो 40 आप 40 करोड़ हो रही है। आप सवाल करें ना उनसे जिनके जिम्मे जल्लो और सफारी की जिम्मेदारी, ओ भाई इनको क्यों नहीं आपने बेहतर किया? आपने सुना है? मुझे ये बताएं कि कभी आपकी फैमिली में से बच्चों ने कहा जी हमने जल्लो जाना है, कभी सुना आपने? नहीं सुना, कोई भी नहीं जाता। क्यों लोग वहां नहीं जाते? आपके पास स्पेस भी है, हर चीज है, और भाई उसको आबाद करें। इतनी तनकीद का सामना इनको वो शिप वाले प्रोजेक्ट पे हो रहा है जो हरबंसपुरा के पास बना रहे हैं कि वहां पार्किंग किधर होगी, वहां पे शाम के बाद तो आपको जाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है जी, मैक्सिमम हमारे साफी भाई साफी कॉलोनी से निकल के चले जाएंगे वहां पे, लोग लुटना शुरू हो जाएंगे वहां पे, अंधेरे में डूबा होता है। प्रॉब्लम है। अच्छा, ये रेलवे ट्रैक, सड़कों और नहरों के किनारे शजरकारी की हिदायत भी सीएम साहिबा ने दी। किसने करनी है बाय द वे? ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट है और इसे ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहते हैं। पीएचए ने करनी? पीएचए ने करनी है, ये अप्रूव प्रोजेक्ट है और ये आज का नहीं है, ये भी पुराना 5-10 सालों का प्रोजेक्ट। फिर डिले क्यों होते हैं मुझे ये बता। बस फंड्स के इश्यूज, जहां प्रायोरिटी फंडिंग होती है वहां फौरन दे दिए जाते हैं। अगर इन्होंने सीवर डालने 137 अरब दे दिए, इन्होंने सीसीडी को 1 अरब की गाड़ियां देनी है, दे दी, इन्होंने कोई ज़मीन एक्वायर करनी अपने सराउंडिंग्स में तो उसको 45 अरब दे दिए, नहीं देने ना तो वफाद आमा के प्रोजेक्ट रुलते रहने हैं। अगर बंद करना है तो एक वजीफा 2000 किसी बच्ची का बंद कर देना है, ठीक है जी, और पार्क में ऐसी सहूलियात दे देनी है 40-45 करोड़ में 40 झूले नहीं लगने। और तीसरी बात ये है जो आपने बात की है कि ग्रीन कॉरिडोर रेलवे के इर्द गिर्द, क्या आपने वो ज़मीनें वेकेट करा ली हैं? रेलवे पटरियों के जितने कब्जे हैं क्या आपने वो विकेट करा लिए हैं? आपने वो जमीनें छीन ली हैं जो लोगों के पास जबरदस्ती हैं, जो रेलवे की जमीन पे काबिज होकर बैठे हैं और नस्ल दर नस्ल बैठे हैं, आज के नहीं बैठे, दूसरी तीसरी नस्लें स्टार्ट हो गई हैं। अब पहले ये काम होगा आप विकेट तो कराए ना। आज तक तो वो बोगियां नहीं हटाई गई जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के वाकये में आपको याद जला दी गई। भगत से लोग बैठ रहे हैं। तो भाई आप गुलबर्ग के पीछे जाके देखे तो सही ना, गुलबर्ग के साथ रेलवे ट्रैक पे रेलवे पटरियां जो जली हुई पड़ी हैं वो आज तक वो नहीं हटाई जा सकी इनसे। उनके अंदर ताफुन है, बदबू है, इतनी ज्यादा वहाँ पे गंदगी है। अगर आपके शहर के अर्बन एरियोज के अंदर ये हालत है तो फिर शादरा से लेके रायविंड तक क्या हालत, जो ग्रीन कॉरिडोर रेलवे ट्रैक का जिसपे इन्होंने कहा है ना कि ये कर दें, उसकी क्या हालत होगी आप मुझे बताएं। बिल्कुल। खैर, हम आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। स्कूल में बच्चों की तजलील पर सजा होगी, तरमीम की समरी तैयार कर ली गई है। बच्चों की तजलील, स्कूल में बच्चों की तजलील आई थिंक कि किस तरह से की जाती है, तजलील होता क्या है, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। मारा पीटा जाता था बच्चों को सरकारी स्कूल में बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद अब ये तजलील का वर्ड जो है वो यूज़ किया जा रहा है। दुरे नायाब, नहीं आप मुझे बताएं कि बच्चों को इज्जत और जिल्लत के एलिमेंट की डेफिनेशन और उनको डिफरेंशिएट करना आता है? नहीं, बच्चों को तो पता ही नहीं होता। अब ये इस्लाह जो निकाली है, मुझे ये बताएं कि एक उस्ताद जो है वो बच्चों की बेहतरी के लिए अगर थोड़ी डांट डपट करता है, ये तो चलें ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उसको तजलील लिया जा रहा है। अगर वो हाथ उठाता है ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल की बात है जो आजकल नहीं हो रहा, बड़ी सख्ती हो गई है और बड़ी अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। लेकिन अगर डांट डपट होती है, अगर बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो क्या, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था ना, गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पे अगर मेरे वालिदैन को भी बाजू का मेरे से कुछ शिकायत होती थी तो वो मेरे उस्ताद को जाके कहते थे ऐसे ही है कि जी इसको समझाएं, ये काम करता है। तो मेरे उस्ताद फिर कहते हैं कि ठीक है आप जाएं, बेफिक्र हो जाएं। मैंने खुद 1-2 दफा ये प्रैक्टिस किया, मुझे अपनी बच्ची से जो कराना होता है मैं उसके टीचर के थ्रू करा लेती। तो फिर वो उन्होंने मुझे उस्तादों ने समझाया, प्यार से किया। हमने तो देखे डांट डपट भी सही, हमने मारे भी शायद खाई हो, हमने बहुत ज़्यादा कुछ झीला हो, मैंने उस्तादों के जूते भी उठाए होंगे, उसके बाद मैंने उनकी इज्जत तकरीम में भी कोई कमी नहीं की। आज तक मेरे उस्ताद आ जाए तो मेरी नज़रें झुक जाती है और मुझे एक शर्म और हया का एलिमेंट आ जाता है। आज भी जाते हैं तो उस्ताद मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, ऐसे ही है। कभी ये नहीं होता। यूनिवर्सिटी में आए तो हम तो अपने उस्तादों की शादियां कराते रहे, उनकी गाड़ियां चलाते रहे, ऐसे ऐसे ताल्लुक थे हमारे, दोस्ती थी बहुत ज़्यादा। तो ये जो तजलील वाला मैटर है ना, मैं इसको नहीं मानता। बच्चे ने अगर कोई गलती की है, उस पर उस्ताद ने डांटा है, तो ये बच्चे का डांट खाना हक है और उस्ताद का डांटना भी हक उतना ही वाजिब है जितना उसको पढ़ाने का हक है।
अगर कोई माँ के बाद इस्लाह कर सकता है किसी बच्चे की तो वो उसका उस्ताद उस्ताद है। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम हेडलाइंस के बाद आएंगे जी।